तारा सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठे बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है, किशनगंज का आटा, स्वाद लेकर देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठों को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रात को जब तारा का परिवार सो रहा था तो अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अभी तुम पैसे लौटाने की नहीं बल्कि अपनी बीवी के स्वास्थ्य की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी पत्नी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है। और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं। फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी का सम्मान करना चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ न कहता हो, लेकिन अपनी अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो अमीर हैं, लेकिन वो अमीरी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसीलिए उनकी अमीरी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? अगर भगवान चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन अमीर बन जाओगे। आकाश जहाँ भी नौकरी करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटकाकर घर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अगर भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारी भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बहुत गुस्से में घर पहुंचा। क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से अब वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत बताओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये दोनों खाते हैं। कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई, बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए प्लेट लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में नॉनवेज के कुछ टुकड़े डाल दिए। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कैसे आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता,
मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुंचाता हूँ। पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी करते हैं। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का अमीर आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब धन कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे भाग्य में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई काम धंधा शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुंच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया। नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास धंधा शुरू करने के लिए लागत नहीं है। अगर हम इन्हीं पराठों को बेच पाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा, अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वे बेसनपुर नाम के एक गांव में पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे ही पराठों की नदी पर चला जाता और ढेर सारे पराठे ले आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की विशेषता ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा की आर्थिक हालत सुधरती गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है? तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तुम मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भाई, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहें खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ पागलों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा प्रॉफिट कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुंचकर बोला, तारा भैया, मैं पराठों की नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है।
मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठे कर लूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का पानी स्वाभाविक रूप से बहता रहे तभी अच्छा है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक हैवी डैम बना दिया। आकाश पराठे इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं इंसान को थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है। तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए। आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू। मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ न कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब अपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है?
मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। प्रवीण एक खिलाड़ी था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाया करता था और लंबी दौड़ करने के बाद वो अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस किया करता था और उसकी ये प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे तक चलती रहती। फिर दौड़ते हुए वो घर आता था और आते ही उसकी माँ उसके लिए प्रोटीन शेक ले आती। ये ले बेटा, बहुत थक गया होगा ना, इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो तुम? करने दो भाग्यवान, ये जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना अपना खेल में माहिर बनेगा और तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। राइट पापा। बेटा, तू अपना डाइट फॉलो तो कर रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और कड़ी प्रैक्टिस भी। बहुत अच्छे, ऐसे ही अपने खेल पर ध्यान देना। चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रवीण के मम्मी पापा अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि वो एक दिन उसे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद मुकेश को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो मुकेश की जान नहीं बचा पाए। पापा प्रवीण और मालती बेसहारा हो चुके थे। समय बीता और प्रवीण और मालती ने अपने आप को संभाल लिया। बेटा, वो तो नहीं रहे, पर तुझे उनका सपना जरूर पूरा करना है। तुझे एक बड़ा खिलाड़ी जरूर बनना है। हाँ माँ, पर माँ। तू घर की चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसे कमा लूंगी। नहीं माँ, आप नहीं, मैं काम करूंगा।
लेकिन अगर तू काम करेगा तो तेरा खेल। माँ, मैं सुबह प्रैक्टिस करूंगा और फिर दिन में काम करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। पर तू क्या काम करेगा? आप पवन मामा से बात कीजिए, हो सकता है उनके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मालती ने अपने चचेरे भाई पवन को कॉल लगाया। हेलो हाँ दीदी, बोलिए। पवन, प्रवीण के लायक कोई काम हो तो बताना। दीदी, आप उसे कल ही ढाबे पर भेज दीजिए, यहाँ वो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। ठीक है। मालती ने फोन कट कर दिया। बेटा, कल ही मामा जी के ढाबे पर चले जाना, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। जी माँ। अगली सुबह प्रवीण ढाबे पर पहुंचा। वहाँ वो अपने मामा जी से मिला। दीदी कैसी हैं? अब माँ ठीक हैं। जीजा जी का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। मामा जी, मैं माँ की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। अच्छी सोच है बेटा। मुझे तो कोई काम नहीं आता, आप अगर मुझे कोई काम सिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी मामा जी। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू मेरा भांजा है, मैं तुझे काम भी सिखाऊंगा और पैसे भी दूंगा। चिंता मत कर बेटा। धन्यवाद मामा जी। पवन प्रवीण को ढाबे का काम समझाने लगा। फिलहाल तेरा काम है कस्टमर्स के ऑर्डर लेना और उन तक ऑर्डर पहुंचाना, और धीरे धीरे तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। ठीक है मामा जी। प्रवीण उसी दिन से ढाबे पर काम करने लगा। क्या ऑर्डर है सर? 2 पराठे और 1 बटर चिकन। मेरे लिए 4 पराठे और दाल मखनी। जी सर। प्रवीण ढाबे में वेटर का काम करने लगा। वो खुश था कि एटलीस्ट उसे कोई काम तो मिला। पहले की तरह रोज सुबह 5 बजे लंबी दौड़ पर जाता और फिर अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस करता, और फिर घर लौटकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाया करता था। बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। लाओ माँ। प्रवीण हड़बड़ी में नाश्ता खाते खाते निकल जाया करता था। हे भगवान, मेरे बेटे का सपना जरूर पूरा करना। मालती हर वक्त भगवान से अपने बेटे की सफलता की दुआ मांगा करती थी। यहाँ ढाबे पे प्रवीण पराठे बनाना भी सीख रहा था। ये तो आसान है। आसान तो है। प्रवीण जल्द ही पराठा बनाना सीख गया। वाह बेटा, पराठा तो बिल्कुल सही लग रहा है। पवन प्रवीण की प्रगति देखकर खुश था। अब से बीच बीच में प्रवीण पराठे बनाया करता था। कुछ ही दिनों में वो पराठे बनाने में एक्सपर्ट हो गया। वाह प्रवीण, अब तो तू एक्सपर्ट बन गया। सब आपकी ही सीख है भैया। अच्छा है। प्रवीण के मामा जी भी ये देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन जब प्रवीण ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा कि मामा जी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ मामा जी? आज एक बावर्ची नहीं आया पराठे वाला। मामा जी तो क्या हुआ? मैं पराठा बना दूंगा। आज छुट्टी का दिन है, कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। तू कस्टमर संभालेगा या पराठे बनाएगा? मैं दोनों करूंगा, आप देखते जाइए। प्रवीण को पता था उसे क्या करना है, पर उसके मामा जी चिंतित थे कि आज उनका दिन कैसा बीतेगा। खैर दोपहर हो गई और ग्राहक आने लगे। जी सर, क्या लाऊं? मेरे लिए 4 पराठे और कढ़ाई पनीर, 3 पराठे और अंडा मसाला, मच्छी कड़ी और 4 पराठे। सारे ऑर्डर्स लेकर प्रवीण किचन में गया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। उसने बड़े तवे पर पराठे सेकने डाले और फिर ये लीजिए सर, आपका कढ़ाई पनीर, आपका अंडा मसाला और आपकी मच्छी कढ़ी। अरे पर पराठे कहाँ हैं? अभी आ जाएंगे। प्रवीण वापस तवे के पास लौटा और वहाँ उसने तवे पर से पराठे निकाल के उसे सीधा कस्टमर्स की प्लेट में फेंका। ये देखकर कस्टमर हैरान हो गए और प्रवीण के लिए तालियां बजने लगी। ये तो फ्लाइंग पराठा है। वाह दोस्त। थैंक यू सर। फिर क्या था, प्रवीण तवे के पास खड़े रहकर ही पराठे फेंकने लगा। मामा जी भी बहुत खुश थे क्योंकि आज ग्राहक रोज से ज्यादा थे और कमाई भी ज्यादा थी। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे मशहूर हो गए। लोग लाइन लगाकर फ्लाइंग पराठा खाने आने लगे। मामा जी का मुनाफा बढ़ गया
और उन्होंने प्रवीण की पगार भी बढ़ा दी। प्रवीण के घर अब पैसों की कमी नहीं थी। ये लो माँ। जीता रहे बेटा। अब प्रवीण अपने खेल पर भी अच्छे से ध्यान दे पाता था। वो रोज प्रैक्टिस करता, डाइट फॉलो करता। ये ले तेरा प्रोटीन शेक और ये रहे तेरे सप्लीमेंट्स। थैंक यू माँ। भूलना मत, अगले हफ्ते तेरा कंपटीशन है। हाँ याद है। और फ्लाइंग पराठा फेंककर वो सेलिब्रिटी शेफ भी बन गया था। लोग उसके साथ फोटो लिया करते थे। वो फेमस भी हो चुका था, उसके पास पैसे भी थे और वो मशहूर भी था। डिस्कस थ्रो के स्टेट लेवल चैंपियन है प्रवीण शर्मा। और धीरे धीरे वो अपने पापा का अधूरा सपना पूरा कर रहा था। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आए, ऐसा मोड़ जो सीधा उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। प्रवीण एक दिन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रहेगा।